Decode, co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार और रविवार को इस वीकेंड एडिशन में हम आपको इस हफ्ते की चुनिंदा खबरें और उनका बेहतरीन विश्लेषण दिखाते हैं। आज हम सबसे पहले आपको भविष्य के एक शहर की यात्रा पर लेकर चलेंगे और उस शहर का नाम है गिफ्ट सिटी और इसका मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। आपने अपना जीवन चाहे किसी भी शहर में बिताया हो, लेकिन आप ये जरूर चाहेंगे कि आपके बच्चे या फिर हमारे देश की आने वाली पीढ़ियां एक स्मार्ट सिटी में रहें। गुजरात के गांधीनगर की गिफ्ट सिटी एक ऐसी ही स्मार्ट सिटी है जैसा भारत में आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। वहां प्रदूषण नहीं है, वातावरण इतना शांत है कि आप वहां पक्षियों की आवाज सुन सकते हैं। गिफ्ट सिटी की सड़कों पर अब गड्ढे नहीं खोदे जा रहे और बिजनेस भी हो रहा है, यानी शुद्ध हवा के साथ साथ वहां पर शुद्ध मुनाफा भी है। वर्ष 2007 में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार यह सपना दुनिया के सामने रखा था और उन्होंने एक ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी हब बनाने का सपना देखा जो भारत को सिंगापुर, दुबई और हांगकांग से आगे लेकर जाए। और आज गिफ्ट सिटी में 1000 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज काम कर रही हैं और दुनिया के 38 बड़े बैंक्स इस समय वहां पर हैं। और अब यह शहर सिर्फ एक फाइनेंशियल सेंटर नहीं बल्कि भारत का एक फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। इसके बाद हम आपको नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दिखाएंगे। इस एफआईआर में लिखा है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर किराएदार भी नकली थे और अखबार में नकली विज्ञापन लिए जा रहे थे और प्रोटेक्शन मनी का पैसा विज्ञापन के रूप में लिया जा रहा था। और आखिर में आपको एक चौंकाने वाली खबर दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन वही पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर को लेकर एक बिल्कुल अलग राय रखते थे। आज हम आपके लिए कांग्रेस की इसी तुष्टीकरण की नीति को डिकोड करेंगे जो नेहरू के जमाने से चली आ रही है और आज तक जारी है। सिटी में भारत के भविष्य का विजन जुड़ा है, भारत के स्वर्णिम अतीत के सपने भी जुड़े। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। आपने शहरों में अक्सर देखा होगा कि सड़कों पर सारी सड़कें खुदी हुई होती हैं। हर समय कहीं ना कहीं कोई खुदाई चल रही होती है। कहीं बिजली की तार की खुदाई होती है, कहीं पानी के पाइप के लिए खुदाई होती है, कहीं टेलीफोन के केबल के लिए खुदाई होती है, कहीं किसी दूसरे केबल के लिए खुदाई चल रही होती है। तो ये हम लोग जो शहरों में रहते हैं, चाहे किसी भी शहर में रहें भारत के, हमें इस बात की आदत है कि जब सड़क पर जाएंगे तो सड़क में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई गड्ढा या खुदाई चल रही होगी और वो खुदाई सरकारी होती है। और जो पब्लिक यूटिलिटी की जो चीजें होती हैं जैसे बिजली, पानी, फोन, इस तरह की जो चीजें हैं, केबलिंग, उसके लिए वो खुदाई की जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा शहर जिसमें कभी किसी भी चीज के लिए सड़क को खोदना नहीं पड़ेगा और कोई भी केबल सड़क के नीचे नहीं डाला गया है, क्योंकि देखिए जब केबल खराब होता है या केबल को बदलना होता है तब सड़क को खोदना पड़ता है और फिर वही होता है जो आप सब देखते हैं। तो आज मैं गिफ्ट सिटी में आपको एक बिल्कुल नई चीज दिखाना चाहता हूं कि आगे भविष्य के स्मार्ट सिटीज जो हैं वो कैसे होंगे। अब जहां मैं खड़ा हुआ हूं, जैसा मैंने आपको बताया कि गिफ्ट सिटी में आपको कभी भी सड़क को खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो इसलिए क्योंकि जो सारी चीजें दूसरे शहरों में, पुराने जमाने के शहरों में सड़क के नीचे केबलिंग करके लगाई होती हैं, पाइप सड़क के नीचे लगते हैं, केबल सड़क के नीचे लगती हैं, उसके लिए यहाँ पर एक टनल बनाई गई है, बहुत बड़ी सुरंग है और वो सुरंग में सारी केबलिंग है। तो जब भी कोई केबल खराब होगा, कोई भी आपकी यूटिलिटी सर्विस खराब होगी, तो खोदने की बजाय आप उस सुरंग में जाएंगे और वहां से उसको रिपेयर कर देंगे। और जहां मैं खड़ा हुआ हूं देखिए, वो सुरंग इसके नीचे है
आपने शायद ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। और एक बहुत बड़ी सुरंग है, देखिए अभी मैं आपको नीचे लेकर जाऊंगा तो यहाँ ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये इसके नीचे एक सुरंग है। तो अब मैं आपको सुरंग में लेकर चलता हूँ और वहां आपको बहुत बड़े बड़े पाइप्स दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े केबल्स दिखाई देंगे और ये जो सुरंग है ये कई किलोमीटरों तक जाती है। अब आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। अब हम उस यूटिलिटी टनल में आ गए हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और देखिए इसको यहाँ पर जब आप देखेंगे इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कूलिंग पाइपलाइन नजर आएगी जो कि पूरे शहर की एयर कंडीशनिंग का काम करती है। यहाँ पर पानी की वाटर पाइपलाइन, जो आपका ड्रिंकेबल वाटर होगा जो आप पीते हैं, उसकी पाइपलाइन यहाँ पर है। पावर केबल्स यहाँ पर हैं, आईटी की केबल्स यहाँ पर हैं। सॉलिड वेस्ट जो पूरा मैनेजमेंट है, सारा शहर का जितना भी कूड़ा है वो सारा यहाँ इन पाइप्स के जरिए जाएगा। और जो रॉ वाटर है उसकी पाइपलाइन भी यहीं पर है। तो शहरों में आपने देखा होगा कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ लग जाते हैं क्योंकि हमारे पास उस सॉलिड वेस्ट को फेंकने के लिए कोई जगह नहीं होती, उसकी प्रोसेसिंग के लिए कोई बड़ा प्लांट नहीं होता। लेकिन यहाँ का जो सॉलिड वेस्ट है वो सारा आपको यहाँ दिखाई देगा और वो पूरा यहाँ पर प्रोसेस होता है और फिर उसे ठीक तरीके से प्रोसेस करके उसको इन पाइपलाइन के जरिए ले जाया जाता है। तो आज हम आपको इस पूरे टनल का एक दौरा करके दिखाते हैं। ये जो टनल है ये 5 किलोमीटर लंबी है, 5.5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है, सोचिए। और जब ये पूरी बन जाएगी तो ये 16 किलोमीटर लंबी टनल होगी और ये पूरे शहर के नीचे से जाएगी, पूरे शहर से ये कनेक्टेड होगी। चाहे आपका एयर कंडीशनिंग हो, चाहे आपका पावर केबल्स का काम हो, आईटी केबल्स हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, पानी हो, बिजली हो, हर चीज आपकी यहीं से होगी। तो आपने इससे पहले इतनी लंबी सुरंग शायद कभी देखी नहीं होगी। तो 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर तो ये बन चुकी है और 16 किलोमीटर तक ये बनेगी। देखिए जो गाड़ी आप देख रहे हैं सामने, ये गाड़ी मेंटेनेंस व्हीकल है, मतलब 24 घंटे यहाँ ये सर्विलांस रहता है, सुपरविजन रहता है। ये गाड़ी हर समय, यहाँ लोग हैं, स्टाफ हैं जो देखते रहते हैं कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है। और अगर कोई भी खराबी होती है, जैसा मैंने आपको बताया, तो अब जमीन खोदने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इस टनल में आइए, सुरंग में आइए और आपको एक इनके पास एक सिस्टम है जो आपको बता देगा कि कौन से टनल में, कौन सी जगह पर, किस केबल में कहां पर खराबी है और कैसे उसको फिक्स करना है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये वो गाड़ी है, ये गिफ्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इन्होंने बनाई है और इसके अंदर पूरा इनके सारे टूल्स हैं। देखिए अंदर ये गाड़ी पूरे टनल में घूमती रहती है, जो 5.5 किलोमीटर की जो सुरंग है। और कहीं भी अगर कोई चीज इन्हें खराब नजर आती है, किसी चीज की रिपेयर करनी है, कोई चीज ऐसी है जिसको तुरंत ठीक करना है, तो इनके पास सारे औजार हैं, सारे टूल्स हैं जो इसको कर सकते हैं। ये यहाँ से ऐसे ये कनेक्ट होके इधर से गया पोर्शन में कर सकते हैं। इसे पानी जो मतलब इसका मतलब आपने पूरा, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए तो उसका बैकअप प्लान क्या होगा कि उसको इम्प्लीमेंट करके रखा है। उसके अलावा सिटी लेवल पे डीजी बैकअप है, सिटी लेवल पे। सो जो कॉमन एरिया है उसका पूरा बैकअप है। इन एडिशन टू दैट ब्लॉक लेवल पे भी हम डीजी बैकअप दे रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, दे आल्सो वांट डीजी बैकअप। मतलब यहाँ पर कभी बिजली नहीं जाएगी, पावर को इश्यू कभी नहीं मिल सकता। तो देखिए ऐसा शहर जो आपको गारंटी देता है कि यहाँ कभी बिजली नहीं जाएगी, पावर का कभी कोई इशू नहीं होगा। इवन सॉलिड वेस्ट का भी जो हमने देखा कि बीच बीच में ऐसे इंस्पेक्शन ओपनिंग और वो दे गए हुए हैं, तो अगर कचरा कहीं पे भी फंस गया, आप खोल के तुरंत ही उसको निकाल सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो पाइपलाइन के वैक्यूम के थ्रू। सो इट्स अराउंड 70 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी होती है, सक्शन क्रिएट होता है। अच्छा। इसकी बदौलत पूरा कचरा एक खींच। और पानी के लिए जो हम पोर्टेबल वाटर की बात कर रहे हैं, हाँ। अभी क्वालिटी एनी टैप ड्रिंकिंग वाटर। अब जैसे देखिए ये चिल्ड वाटर सप्लाई जिसमें लिखा हुआ है, ये एसी के लिए है। तो पूरे शहर की जो एयर कंडीशनिंग है पूरी, वो यहाँ से चिल्ड वाटर जाएगा। और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 5 डिग्री 5 डिग्री पे 15 है।
आगे जो हम देखते ट्रीटेड वाटर दिखता है ECS लो डाउन STP ट्रीटेड, तो पूरे शहर का है। दिस इज अ जीरो डिस्चार्ज सिटी। तो जो पूरा सिटी का जो होता है सीवेज पूरा ट्रीट होके ट्रीटेड सीवेज जो राइट साइड पे रखा हुआ है, दैट इज अ पोर्टेबल वाटर राइट साइड पे। ट्रीटेड सीवेज पूरा हम लोग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग एंड हॉर्टिकल्चर के मेकअप के लिए यूटिलाइज करते हैं। सिटी लेवल आप पूरी देखोगे, पूरी पाइपलाइन डली हुई है हाँ, सीवेज की। ये यहाँ पर है बिल्कुल। और ये आपका रॉ वाटर हो गया, जो नर्मदा मेन कैनाल से आता है। और ये पोर्टेबल वाटर है जो आपका पीने के लिए होगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीने के पानी की लाइन है। वो सिटी लेवल फायर वाटर, और ये सिटी लेवल फायर वाटर मतलब अगर कहीं कोई आग लग जाए। तो एवरी सिटी में वी हैव हाइड्रेंट्स इन एवरी ब्लॉक नियर टू एवरी बिल्डिंग। अच्छा, और ये आपका जो पाइप है ये सॉलिड वेस्ट हो गया। इसमें पूरे शहर का जो कूड़ा है, कचरा जो है, कचरा पूरा इसमें जाएगा। कचरा पूरा इसमें से जाएगा। और ये आपका चिल्ड वाटर रिटर्न जो होता है ना, 5 डिग्री पे पानी जाएगा, बिल्डिंग को ठंडा करके 14 डिग्री पे पानी वापस आएगा और फिर आप इसको ठंडा करके वापस लेके जाएंगे। इट्स अ क्लोज्ड लाइन ऑफ द वाटर। और उसमें जो जनरली ये इससे ये जो है वो पूरा इंसुलेशन किया हुआ है पाइपलाइन पे, तो कहीं पे भी अगर कुछ लीकेज है, ये अब बीच में अंदर का जो इंसुलेशन है उसका तुरंत ही अपने को स्काडा थ्रू प्लांट में पता चल जाएगा कि ये चेनेज के बीच से ये चेनेज में देयर इज सम लीकेज। ये 14 डिग्री टेम्परेचर है और यू विल नॉट सी इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। दैट इज द मेंटेनेंस क्वालिटी। सो दैट इज अ इंसुलेशन। अगर यहाँ पे कहीं पे भी लीकेज हुआ, इमीडिएटली ये चेनेज आपको के बीच में पता चल जाएगा, लीकेज होगा वो पता चल जाएगा प्लांट, क्योंकि अंदर पूरी कॉइल लगी हुई है। अगर हम इसी एलवाई समझने की कोशिश करें तो जैसे मेरे एक विंडो एसी होता है घर में, देन आई मेक ए सेंट्रल एसी। इसे मॉल हुआ मेरा, दैट इज सेंट्रल एसी। सो इट्स अ सेंट्रल एसी फॉर द सिटी। तो देखिए आप पूरा जो शहर है वो सेंट्रली एयर कंडीशनड है। अब आपको अपना एसी लगाने की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं से पूरी कूलिंग होगी, यहीं से ये पानी जाएगा, ठंडा पानी, और वो आपके पूरे घर के जो एयर कंडीशनिंग को देखेगा, और आप जितनी एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका बिल आएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर लेकर आया हूं। और स्मार्ट सिटी जब हम कहते हैं तो अभी तक तो आपने स्मार्ट सिटी का एक रूप देखा है, अब आप दूसरा हाईटेक रूप देखिए स्मार्ट सिटी का। इस समय मैं आपको लेकर आया हूं गिफ्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरा सिटी का जो डेटा है, उसका सर्विलांस, उसका सुपरविजन, कहां पर क्या हो रहा है, वो सब पर यहां से नजर रखी जाती है। ये कंट्रोल रूम है। आप कह सकते हैं कि ये इस शहर का ब्रेन है, इसका दिमाग है। सारा संचालन यहां बैठे बैठे इस एक कमरे से आप कुछ भी कर सकते हैं इस शहर में। अब एक लाइव डेमो मैं आपको देता हूं कि देखिए एक स्मार्ट सिटी का जो कंट्रोल रूम है वो कैसा होता है। देखिए, आइए। ये आप इतनी सारी स्क्रीन्स जो देख रहे हैं, ये शहर भर में 470 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, और इनके ऊपर साथ में वीडियो एनालिटिक्स भी है। मतलब आप नजर रख सकते हैं, और अगर कहीं भी कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि संदिग्ध है तो ये कैमरा आपको अलर्ट भी करेगा। अब हम एक छोटा सा आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे देखिए वो गाड़ी है, आप देख पा रहे हैं गाड़ी आ रही है। ये कैमरे ऐसे हैं कि उस गाड़ी के नंबर प्लेट को भी कैप्चर करेंगे, और अगर मान लीजिए किसी गाड़ी ने कानून को तोड़ा है, यातायात के नियमों को तोड़ा है, तो अगली बार वो गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, और जब दोबारा इस शहर में आएगी तो यहां कंट्रोल सेंटर में पता चल जाएगा कि ये गाड़ी आई है इस शहर में, और फिर वो तय करेंगे कि इस गाड़ी का क्या करना है। तो हर एक गाड़ी, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है, सारा डेटा इनके पास मौजूद है। दूसरी चीज नीचे देखिए आप, यहां पर किसी भी बिल्डिंग में अगर कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी होती है, मान लीजिए कि कोई दफ्तर है जो 6 बजे बंद हो जाता है, और उस दफ्तर में 6:30 या 7 बजे तक कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे वहां नहीं होना चाहिए, तो ये आपको अलर्ट कर देगा। कोई एक ऐसी जगह है जहां कोई व्यक्ति कोई संदिग्ध वस्तु छोड़कर चला गया है, बैग छोड़ दिया है किसी ने, कोई और चीज छोड़ दी है, तो यहां से ये तुरंत आपको अलर्ट करेगा और ये बताएगा कि यहां पर इस जगह पर कोई ना कोई संदिग्ध गतिविधि इस समय चल रही है। तो आप इन कैमरों के जरिए पूरे शहर पर चप्पे चप्पे पर आप नजर रख सकते हैं।
चलिए मैं कहता हूं आपने ये भी देखा होगा, फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा, हॉलीवुड की बहुत फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में भी आपने ऐसा बहुत देखा होगा कि ऐसे एक कंट्रोल सेंटर रहता है जहां से सब जगह नजर रखी जाती है, और बहुत बार पुलिस के पास भी ऐसे कंट्रोल सेंटर्स होते हैं। अब मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूं जिस पर शायद आपको यकीन नहीं होगा। अब देखिए यहां पर इस शहर में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं हमारे यहाँ सर? ऑपरेशनल करीब 24 बिल्डिंग। मान लीजिए यहाँ 24 बिल्डिंग्स हैं, और किसी भी बिल्डिंग के अंदर आपको ये देखना है कि क्या चल रहा है वहां पर। आप हमें और थोड़ा आगे बता सकते हैं कि कैसे एक डेमो देकर आप बता सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग हमने ली, इस समय हमने ये सेवी प्रज्ञा नाम की एक बिल्डिंग ली, इसके ग्राउंड फ्लोर पर, ये पूरा नक्शा है इसका? जी, इसका पूरा नक्शा है। यहाँ पर आप ये जो ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं हमारे स्मोक डिटेक्टर है, जो बताते हैं कि कहीं कुछ फायर का इंसिडेंट तो नहीं हुआ है। इसके अलावा जितने भी कॉमन एरियाज है बिल्डिंग के, उसका सीसीटीवी फीड हमारे पास लाइव होता है। इस फीड को देखकर हम पता लगाते हैं कि बिल्डिंग में सब सामान्य स्थिति है। अब मान लीजिए इस बिल्डिंग में अगर आपको जाना है और आप देखना चाहते हैं कि इसका रिसेप्शन कहां पर है और रिसेप्शन में क्या हो रहा है, तो आप रिसेप्शन का फीड देख सकते हैं। इस बिल्डिंग के पूरे जो नक्शा कह सकते हैं हम इसको, हाँ, पूरा नक्शा इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आपके पास होगा। आप देखिए हम कौन सा, हम हांगकांग की बात कर रहे थे। अभी आप देखिए हांगकांग में जो अपार्टमेंट में, बिल्डिंग्स में जो आग लगी, उस तरह की घटना कहीं भी हो सकती है। उस तरह की घटना जो भी हाई राइज बिल्डिंग है वहां ऐसी घटना हो सकती है, या तो अर्थक्वेक आ सकता है या फिर आग लग सकती है। और जब ऐसी घटना होती है तब हम ये ढूंढने के लिए जाते हैं कि इस बिल्डिंग का पूरा नक्शा किसके पास है, कौन सी एग्जिट कहां पर है, कौन सी एंट्री कहां पर है, एंट्रेंस कहां पर है, कौन सी चीज, कौन सा केबल कहां पर लगा हुआ है। और अक्सर ऐसी चीजें तब समझ में नहीं आती। लेकिन आपको अगर कोई भी बिल्डिंग का यहाँ पर नक्शा लेना है, कोई भी स्पेसिफिकेशंस लेनी है, तो वो आपको यहाँ पता चल जाएगी। देखिए ये लिफ्ट है, ये बिल्डिंग की लिफ्ट है। अब ये देखिए, ये इस बिल्डिंग की ये लिफ्ट्स है, और कौन सी लिफ्ट कौन से मंजिल पर है इस समय, कौन सी लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आपको सब पता चलेगा यहां से। और किसी भी लिफ्ट में अगर आप देखना चाहते हैं कि इस लिफ्ट में क्या हो रहा है, तो देखिए हमने तय किया कि ये लिफ्ट ए है, ये हम देखना चाहते हैं। तो देखिए लिफ्ट ए का कैमरा खुल गया और हम यहां से देख सकते हैं कि लिफ्ट ए में क्या हो रहा है। इसके अलावा और कुछ दिखाइए हमें। हाँ, यहाँ पे HVAC कंट्रोल भी कर सकते हैं। बिल्डिंग का हम लोग टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं सर। इस बिल्डिंग में क्या टेम्परेचर रहेगा वो यहाँ से कंट्रोल हो सकता है, चूंकि गिफ्ट कूलिंग एज ए सर्विस देता है पूरी सिटी को, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सॉल्यूशन से। तो अब देखिए इस बिल्डिंग में कूलिंग कैसी हो रही है, अगर हमें ये जानना है तो देखिए ये इस समय कूलिंग का पूरा स्टेटस यहाँ पर आ गया। देखिए, तो देखिए कमाल है, यहां से बैठ के आप बता सकते हैं कि बिल्डिंग में इस समय जो टेम्परेचर है वो है 23.5, और पूरा जो स्टेटस है उनका ग्राउंड फ्लोर का BMS रूम, वॉल वगैरह सबके बारे में हम यहाँ से बता सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा करना है, लाइटिंग सिस्टम अगर हमको कम ज्यादा, लाइटिंग बंद करना है, चालू करना है, ये सुपरवाइजरी कंट्रोल। अब इस बिल्डिंग में मान लीजिए पानी की क्या स्थिति है, अगर हमें यह पता करना है कि इस बिल्डिंग में पानी की टैंक्स किस कैपेसिटी पर भरे हुए हैं और वो हम जानना चाहते हैं, तो देखिए वो हम यहाँ पता कर सकते हैं। देखिए ये हमने एक बिल्डिंग ली और इस बिल्डिंग के अंदर अब हम जाना चाहते हैं इस कंट्रोल रूम के जरिए। ये पानी का लेवल सर आपको यहाँ दिखेगा, वाटर टैंक का लेवल जो 75%। देखिए अब ये हमें पता करना है कि इस बिल्डिंग में वाटर लेवल है 75%। पीएच लेवल इतना है, TDS का क्वालिटी ऑफ वाटर ये रहा सर। अच्छा, और हम जो बात कर रहे थे कि कल इस बिल्डिंग में इन्होंने कितना पानी यूज किया था, वो भी हम पता कर सकते हैं। वो भी हम पता कर सकते हैं। ऊपर जो फर्स्ट पैरामीटर, नीचे वाला जो पहला डेली कंजम्पशन, हाँ ये वाला पहला, लास्ट डे वाटर कंजम्पशन जो है 196 मीटर क्यूब हमने देखिए उसके इस बिल्डिंग ने कल के दिन। तो कल कितना पानी कंज्यूम किया है, आज कितना पानी कंज्यूम किया है, टैंक में किस प्रकार की क्वालिटी का पानी है, कौन सी चीज कहां चल रही है, टेम्परेचर कितना है, सारी चीज आप यहां से पता कर सकते हैं। आपको अर्बन प्लानिंग में एक नया इनोवेशन हम दिखाते हैं जो हमें यहां गिफ्ट सिटी में देखने को मिला। आमतौर पर आपने देखा होगा कि आप जिस भी शहर में जाते हैं जहां पर बड़ी बड़ी ऑफिसेज की बिल्डिंग्स होती हैं, उन सब की एक बाउंड्री वॉल होती है, चार दीवारी होती है। इसी तरीके से अगर आप जाएंगे रेजिडेंशियल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में तो सबकी एक बाउंड्री वॉल होती है। और दफ्तरों की अगर मैं बात करूं, बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स की, तो उसमें बाउंड्री वॉल के अंदर लॉन के लिए जगह होती है, गाड़ी पार्क करने के लिए जगह होती है, और भी बहुत सारी जगह ऐसी होती है जिसमें आप खाली छोड़ते हैं उसको और फिर उसके एक हिस्से पर आप बिल्डिंग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि ये बाउंड्री लेस
कॉम्प्लेक्स है पूरा, मतलब जो 2 बिल्डिंग्स हैं या सारी जो बिल्डिंग्स हैं, किसी की कोई बाउंड्री नहीं है, किसी की कोई चार दीवारी नहीं है, और आपको जितनी जमीन अलॉट हुई है आप सीधे उतनी जमीन से ही एक अपना पूरा टावर खड़ा कर सकते हैं। जैसे आप ये बिल्डिंग देखिए, आप इस बिल्डिंग को जितनी जमीन अलॉट हुई है इसने सीधे अपना पूरी बिल्डिंग बना ली, और ये जो पूरा एरिया जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये पब्लिक एरिया है। तो गिफ्ट सिटी की जो अथॉरिटी है वो इस पब्लिक एरिया को मेंटेन करती है, और ये जो शहर है ये पैदल चलने वालों के लिए बना है। शायद देश का पहला शहर होगा जहां पर पैदल चलने पर जोर दिया जाता है। मतलब यहाँ का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप पैदल जाइए। तो बिल्डिंग जो प्लॉट साइज है, पूरे के पूरे प्लॉट साइज पर आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं, और उसके बाद उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसके बाद से पूरा पब्लिक स्पेस आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप इसके साथ वाली आप बिल्डिंग देखें, देखिए ये मैं आपको दिखाता हूं, ये दूसरी बिल्डिंग देखिए आप, ये बिल्डिंग भी इट हैज नो बाउंड्री। एक नीचे बेसमेंट के लिए रास्ता जा रहा है। हर बिल्डिंग में ये जरूरी है कि आपकी बिल्डिंग में आने वाली सारी गाड़ियां बेसमेंट में ही पार्क होंगी, सड़क पर कोई गाड़ी पार्क नहीं होगी। और ये जो सड़क है, जो पूरा स्पेस है, ये सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है। यहाँ पर आपको कोई गाड़ी दिखाई नहीं देगी, और यहाँ आप देख भी पाएंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पैदल चल भी रहे हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। जो एरिया जहां बिल्डिंग बनी हुई है, जो किसी प्राइवेट बिल्डर को या कंपनी को दे दिया गया है, उसकी जो जमीन है बस वो वहीं तक है। उसके बाद जो सारी जमीन है जहां पर मैं ये खड़ा हुआ हूं, ये सारी अथॉरिटी की है। अथॉरिटी ही इसकी मेंटेनेंस करेगी। अदरवाइज आपने देखा होगा बहुत सारे शहरों में लोग पहले मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, फिर बिल्डिंग के सामने की जो जगह है उसको भी घेर लेते हैं, उसमें गाड़ियां पार्क होनी शुरू हो जाती हैं, कोई उसमें बैरिकेडिंग कर देता है। कहने का मतलब ये है कि आपने जमीन ली है इतनी, लेकिन आप घेरते 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 उसको बहुत आगे तक ले जाते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, देखिए जो मैंने आपको टनल दिखाई थी, वो टनल अंडरग्राउंड टनल है, मैं उसी के ऊपर खड़ा हुआ हूं। और वो जो टनल है वो हर बिल्डिंग से इस तरीके से कनेक्टेड है कि जहां पर जो भी आपकी यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो उस टनल के जरिए आपकी हर बिल्डिंग तक पहुंचती रहेंगी। तो आपने एफएसआई के बारे में सुना होगा, हर शहर में हर सरकार के एफएसआई के अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पूरा एफएसआई दे दिया गया है। जो भी कंपनी यहाँ पर आ रही है और अपनी बिल्डिंग बना रही है उसे एफएसआई पूरा दे दिया गया है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि 120 मीटर जो है ऊंचाई बिल्डिंग की होनी चाहिए, वो तय है। तो सारी बिल्डिंग जो होंगी वो सब 120 मीटर के आसपास की ऊंचाई वाली बिल्डिंग होंगी। और 120 मीटर का मतलब है कि 28 से 30 मंजिल उस बिल्डिंग में आप बना सकते हैं। तो इसलिए अगर आप सारी बिल्डिंग्स को अगर आप देखेंगे, आपने ये बिल्डिंग देखी, अब आपको ये वाली बिल्डिंग दिखाता हूं, देखिए जो साथ में है, ये भी लगभग वही 120 मीटर की ऊंचाई वाली बिल्डिंग है। 28 से 30 मंजिल इस बिल्डिंग की है। और इस बिल्डिंग ने भी अपना पूरा 100% एफएसआई यहां पर यूज किया है। यानी आपको जितनी भी जमीन आपको मिली है आप पूरा की पूरा यूटिलाइज कर लीजिए। आपको उसके अंदर कोई गार्डन के लिए, लॉन के लिए, पार्किंग के लिए, किसी और काम के लिए जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। और वही आपको इन सारी बिल्डिंग्स में आपको नजर आ रहा है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई चीज है। इससे क्या होता है कि जो जमीन है उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है, और जो लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं, जो पब्लिक स्पेसेस हैं, वो अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर आप देखेंगे तो चलने के लिए कितनी अच्छी जगह आप देखिए कितनी ये है। और अगर आप यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये पूरा यहाँ से ये पूरी हरियाली है, ये पूरा ग्रीन एरिया यहाँ पर छोड़ा हुआ है इतना। फिर उसके बाद सड़क शुरू होगी और फिर उसके बाद सामने फिर उसी प्रकार की बिल्डिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। मैं हूँ गुजरात में गांधीनगर के सिग्नेचर ब्रिज पर, और आज मैं आपको एक बहुत ही खास रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ गिफ्ट सिटी के बारे में। गिफ्ट सिटी मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसलिए इसको गिफ्ट सिटी कहते हैं। और आप यकीन मानिए ये हमारी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि आपको एक देश के आधुनिकतम शहर को देखने का मौका मिल रहा है। तो ये जो गिफ्ट सिटी है ये साबरमती नदी के किनारे है,
पहले आपको दिखाता हूं साबरमती नदी। दिस इज साबरमती, देखिए। और ये साबरमती नदी का जो रिवर फ्रंट है आप देख रहे हैं, ये अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये अहमदाबाद में जो मशहूर रिवर फ्रंट है साबरमती पर, वहां से चलते 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 वो गिफ्ट सिटी तक आएगा। और ये गिफ्ट सिटी का रिवर फ्रंट है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि गिफ्ट सिटी साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये गिफ्ट सिटी के टावर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं। 20 टावर्स अभी ऐसे हैं गिफ्ट सिटी में जो अब बनकर तैयार हैं, ऑपरेशनल हैं। और 40 टावर अभी ऐसे हैं जो अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आज मेरा मकसद आपका कुछ समय लेने का है और आपको यह बताने का है कि हमारे देश में शहरों का भविष्य कैसा होगा या कैसा होना चाहिए। हमारे देश में जो बाकी के शहर हैं जहां आप रहते हैं या जहां मैं रहता हूं, जब आप गिफ्ट सिटी को एक बार देख लेंगे तो आपको लगेगा कि शायद आप पुराने जमाने में रह रहे हैं। और नए युग का एक स्मार्ट सिटी कैसा होना चाहिए, यही आज मैं आपको दिखाने के लिए यहां पर लाया हूं। तो साबरमती का ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है इस समय। मुझे लगा कि यहाँ सड़क के किनारे थोड़ी देर में रुक जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये जगह बड़ी सुंदर लगी, फोटो खींचने लायक जगह लगी। यहाँ पर साबरमती भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर रिवर फ्रंट भी है और यहाँ से आपको गिफ्ट सिटी का भी एक अच्छा अंदाजा मिल जाता है। इस समय मैं गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में हूं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। और आपने गेटवे ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, आपने इंडिया गेट का नाम सुना होगा, लेकिन इस समय हम एक और भविष्य के गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़े हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गेटवे ऑफ इंडिया है ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज के मामले में। और आज गिफ्ट सिटी के चेयरमैन श्री हसमुख आदिया जी मेरे साथ हैं। उनसे हम ये पूछेंगे कि इस गिफ्ट सिटी के पीछे क्या थॉट प्रोसेस है और यहां पर ऐसा क्या नया होने वाला है जो इस देश में किसी ने सोचा नहीं, किसी ने देखा नहीं, और दुनिया भर में भी जो बाकी के जो बड़े बड़े देश हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं। हसमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सुधीर। और गिफ्ट सिटी में मैं आया, वाकई इट लुक्स वेरी गिफ्टेड। थैंक यू वेरी मच। बट आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके पीछे, इस सिटी को बनाने के पीछे क्या थॉट है। और सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बनाने का ख्याल यहाँ पर क्यों आया? देखिए, ऐसा है कि मोदी साहब जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वे बैक 2007 की बात है ये, जब उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले सोचा। उन्होंने विश्व भर में प्रवास किया था। उनको पता था कि इंडिया रिलेटेड भी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, जैसे कि किसी इंडिया की कंपनी को ऋण लेना है या किसी को री इंश्योरेंस कराना है या किसी को एयरक्राफ्ट लीजिंग कराना है या शिप लीजिंग करना है, तो इंडिया रिलेटेड सर्विसेज भी सब विदेश में चली जाती थी। तो उन्होंने ये सोचा कि ये ठीक नहीं है, इंडिया में एक ऐसा फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बनना चाहिए कि जिसमें न सिर्फ इंडिया के लोगों को वहाँ पर पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सर्विसेज मिल जाए, बट विदेश के लोग भी यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए यहाँ तक आए। तो ये आइडिया के साथ उन्होंने देखा था पहले कि सिंगापुर में ऐसा सेंटर है, दुबई में है, अन्य जगह पे भी है। तो उन्होंने इसी तरह से एक गिफ्ट सिटी का विजन बनाया। ये नाम भी उन्होंने ही दिया था। उन्होंने उस टाइम पे सोचा, जब हम लोग नाम की चर्चा कर रहे थे, तो उनके मार्गदर्शन से ये नाम भी मिला कि भाई ऐसा करे कि जो एक्रोनिम में एकदम बढ़िया हो, तो गिफ्ट बना दिया। अब उसके बाद थोड़ा समय लगा। 2007 में कंपनी बना दी, 2011 में इसका लैंड का अलॉटमेंट कर दिया। करीब 900 एकड़ जमीन में हम लोग यहाँ जो खड़े हैं, उस सरकार ने पूरी की पूरी गिफ्ट सिटी कंपनी को दी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते करते 2015 हो गया। 2015 में यहाँ पर कुछ कारोबार शुरू हुआ, जब पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे रेगुलेटर ने कुछ चीज़ों में यहाँ पर एक अलग से डिस्पेंसेशन दिया, रेगुलेटरी छूट छाट दिया, तब जाके यहाँ पर कुछ कारोबार शुरू हुआ। बट द रियल चेंज केम इन 2019 में, जब मोदी साहब के
गवर्नमेंट ने, मोदी साहब की गवर्नमेंट ने एक अलग से गिफ्ट सिटी का एक्ट बनाया, IFSCA एक्ट बनाया, तब से इसको ज़्यादा बूस्ट मिला है। सो अब ये है कि भाई जैसे सिंगापुर, दुबई में बड़े बड़े फाइनेंशियल सेंटर है, लंदन में है, तो उसी तरह से अब हमारे यहाँ भी एक फाइनेंशियल सेंटर बहुत बढ़िया बना है और इसको और आगे बढ़ाने की उम्मीद है हमारी। तो सर, आज जब हम बात कर रहे हैं कि हम इसको एक ग्लोबल फाइनेंस हब बनाना चाहते हैं, दुनिया भर की जो टेक कंपनीज हैं, फिनटेक सेक्टर के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो यहाँ पर आए, लेकिन हम उनको ऐसा क्या ऑफर कर रहे हैं यहाँ भारत में कि ये सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, इतनी दूसरी सेंटर्स को छोड़कर यहाँ आ जाए? देखिए, जो दूसरे सेंटर विकसित हुए हैं उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। ये सब सेंटर में उन देशों ने फिनटेक इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए पूरा का पूरा छूट दिया है इनकम टैक्स में। अब वही चीज़ हमें इंडिया में करनी पड़ेगी अगर उनके साथ कॉम्पीट करना है। तो अभी जो गिफ्ट सिटी में लोकेट करने वालों के, खास करके जो IFSCA एरिया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, तो उसमें जो लोकेट करते हैं फिनांस कंपनी या फिनटेक कंपनी, उनको 15 में से 10 साल का इनकम टैक्स में छूट मिलता है, नो इनकम टैक्स एट ऑल। GST का पूरा छूट मिलता है, देयर इज नो GST ऑन व्हाटएवर दे परचेज और व्हाटएवर सर्विसेज दे आर गिविंग विद इन द गिफ्ट सिटी, एंड ऑल्सो देयर इज नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन एनी ट्रांजेक्शन ऑफ लीज और rental, whatever, or even ownership, whatever documents are made. So there is no stamp duty. So these are the 3 financial benefits that they have. And apart from that, of course, we have to create an ecosystem in which there is ease of doing business. There is a smart living available here. The quality of infrastructure has to be world class, and all other facilities have to be there. So these are the things in which I think we are doing better than probably some other countries in India. हमारे जो NRIs हैं, जो दूसरी जगहों पर पैसा लगाते हैं, भारत से बाहर अपना पैसा लगा रहे हैं, उन्हें भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि वो यहाँ आए? बिल्कुल। तो ये NRIs के लिए मैं पूछ रहा हूँ, जो हमारे भारत के लोग बाहर रहते हैं, कि उनके लिए सर के पास क्या है? ऐसा है कि जो एक बड़ी इंडस्ट्री है, फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री, लोग अपने पैसे जो है वो इक्विटी में या तो डेट में, म्यूचुअल फंड के माध्यम से या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से वो लगाते हैं अपने पैसे, खास करके NRIs भी। तो यहाँ पर करीब करीब 200 फंड अब बन गए हैं जो कि NRI प्लस दूसरे लोगों के पैसे यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी सारा सक्सेस मिला है इसमें। सो नाउ, पहले ये सब फंड होते थे जिसमें NRI भी सिंगापुर में जाके इन्वेस्ट करते थे, अब ये फंड यहाँ पर लोकेटेड है और यहाँ से बैठ के वो फंड जो है पूरी दुनिया की इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे एशियन कंट्री हो, चाहे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, वो सब में यहाँ से ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जी, अब मैं आता हूँ स्मार्ट सिटी की तरफ। तो देखिए, आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल हब हैं या इस तरह के जो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, IFSC हैं, वहाँ सिर्फ कॉन्क्रीट जंगल्स हैं। अगर आपको एक ऐसी जिंदगी जीनी है जहाँ हरियाली भी हो, जहाँ चिड़िया के चहचहाने की, पक्षियों की आवाज़ें भी आती हों, जहाँ शांति भी हो, पोल्यूशन भी ना हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और आज हम बिल्कुल ऐसी ही जगह खड़े हैं जहाँ पर मैं सुन पा रहा हूँ कि पक्षियों की आवाज आ रही है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, और आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसा मिश्रण है जहां बड़े बड़े दफ्तर भी हैं और फाइनेंशियल डीलिंग्स भी हो रही हैं और आप एक रिजॉर्ट में रह रहे हैं। यही तो स्मार्ट सिटी और गांधीनगर की पहचान है। एक्चुअली गांधीनगर इज ए न्यू कैपिटल ऑफ गुजरात एंड इट्स वन ऑफ द ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। और वही चीज हमारा जो गिफ्ट सिटी है, इट इज इन बिटवीन गांधीनगर एंड अहमदाबाद। इट इज ए ट्राई सिटी काइंड ऑफ ए थिंग। आजकल सब लोग ईज ऑफ लिविंग चाहते हैं, उनको न पोल्यूशन चाहिए, न ट्रैफिक जाम चाहिए, और ऑफिस जाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगे। तो ये जो हमने सिटी का प्लानिंग किया है, उसके पीछे वही है कि वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट है, कि लोग यहीं पर रहे और तुरंत ही वॉक करके भी अपने वर्क के स्थान पर जा सकते हैं। इन एडिशन, ये जो सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है वो इस तरह से है
कि आपको कभी कोई एक भी वायर बाहर नहीं दिखाई देगा, आपको एक भी पाइपलाइन बाहर नहीं दिखाई देगी, बिकॉज सब कुछ अंडरग्राउंड है, सब कुछ अंडरग्राउंड है। तो इस तरह से भी इतना बढ़िया प्लानिंग हुआ है इस सिटी का। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे ब्यूटीफुल स्मार्ट सिटी इसको कह सकते हैं। स्प्रेड आउट है, ग्रीनरी है, ओपन है, पोल्यूशन कंट्रोल लेवल, इनफैक्ट अभी जो दिल्ली में और बाकी सिटी में जो AQI की बात हो रही है, यहाँ का एवरेज AQI थ्रू आउट द ईयर इज बिलो 25। देखिए, मैं आज सुबह ही मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं बता सकता हूँ कि दिल्ली में मेरे ख्याल से 400-500 के करीब AQI रहा होगा जब मैं चला, और जब मैं यहाँ उतरा हूँ तो एकदम से मेरा जो शरीर है उसने ये महसूस किया, मेरे लंग्स ने, कि किसी बहुत अच्छी जगह आए हैं और बार बार यहाँ सांस लेने का मन करता है। तो यही एक गिफ्ट सिटी की विशेषता है, स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी एंड ग्रीन सिटी। एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ, और जो हमारे देश में न्यूज़ देखने वाले लोग हैं, पावर कॉरिडोर्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, जो दिल्ली में क्या चल रहा है वो देखने वाले लोग हैं। हसमुख आदिया जी रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत सरकार में दिल्ली में, और उसके बाद आप यहाँ गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बने। अब कहने को तो आप रेवेन्यू सेक्रेटरी थे और यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज और ये फाइनेंशियल हब है। डू यू सी इज एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ योर सर्विस, या आपको ऐसा लगा कि ये कुछ एकदम एक नया ज्यादा चैलेंजिंग असाइनमेंट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ भी बिल्कुल हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि देखिए, हमें अपना कंट्रीब्यूशन देते रहना है देश की प्रगति के लिए, जहाँ भी हम हैं। अब मेरा ये चॉइस रहा कि मैं दिल्ली में नहीं रहना चाहता, मैं अहमदाबाद में ही सेट होना चाहता था। यहाँ का जो इकोसिस्टम है, हमारा फेमिलियर सराउंडिंग है, तो आई वांटेड टू सेटल डाउन इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में रह के जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं उसके लिए हम तैयार होते हैं। तो जब ये बताया गया तो मैंने बोला ठीक है, हम भी ये काम भी हम अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई, और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। आपने नेशनल हेरल्ड केस के बारे में तो सुना ही होगा। ये बड़ा पुराना केस है। नेशनल हेरल्ड केस में अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई FIR दर्ज कर ली है। 3 अक्टूबर 2025 को दर्ज हुई इस FIR में। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, ये FIR असल में 3 अक्टूबर को दर्ज हो गई थी, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। अब जाकर पता चला है कि 3 अक्टूबर को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई FIR दर्ज हो चुकी है, और ये FIR बहुत गंभीर है। तो उस FIR की कॉपी आज मैं लेकर आया हूं। ये कॉपी है। तो इस FIR में सबसे ऊपर सोनिया गांधी का नाम है, फिर राहुल गांधी का नाम है, फिर श्री सुमन दुबे का नाम है, सैम पित्रोदा का नाम है, यंग इंडियन नाम की कंपनी का नाम है, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का नाम है, फिर श्री सुनील भंडारी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी जिसको हम AJL कहते हैं, उसका नाम है।
भारतीय दंड संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत यह केस दर्ज किया गया है और धाराएं देखिए कौन सी लगी हैं, आपको समझा देते हैं। धारा 420 जिसका मतलब है धोखाधड़ी, धारा 406 मतलब आपराधिक विश्वासघात, धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग और धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र, ये धाराएं लगी हैं। अब देखिए इस एफआईआर में कई और नए चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो आज पूरे देश को पता चलना चाहिए। वर्ष 2017 और 18 के बीच फर्जी रेंट के जरिए यानी फर्जी किराए के जरिए एजेएल ने 38.9 करोड़ रुपए जुटाए हैं और जिन लोगों या संस्थाओं ने इन बिल्डिंग्स को किराए पर लिया वो असल में इन संपत्तियों पर कभी किराए पर थे ही नहीं, उन्होंने ये संपत्तियां किराए पर ली ही नहीं। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बताते थे नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों से जो पैसा आ रहा है कि हमने इन्हें किराए पर दिया हुआ है, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि ये संपत्तियां तो किराए पर थी ही नहीं और ना ही कोई रेंट एग्रीमेंट ऐसा जांच में मिला जिसमें ठीक से कोई रेंट एग्रीमेंट किया गया हो। तो जब आप एग्रीमेंट करते हैं मकान मालिक के साथ तो उस एग्रीमेंट में सब लिखा होता है कि आप कितनी जगह किराए पर ले रहे हैं, उसका किराया कितना होगा, प्रति वर्ग फुट रेंट क्या होगा और कौन से फ्लोर पर आपने कौन सी जगह ली है, ये भी आप लिखते हैं। फिर आप उसमें ये भी लिखते हैं कि लीज की अवधि क्या है, लीज कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, ये सब चीजें आप लिखेंगे। लेकिन जांच में यह पता चला कि इसमें से ऐसी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट में थी ही नहीं। ईडी का दावा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के कहने पर फर्जी रेंट के नाम पर एजेएल को पैसे ट्रांसफर किए जाते थे, यानी पैसा आ रहा था फर्जी दूसरे अकाउंट से और उसे दिखा दिया गया कि यह तो किराया आ रहा है इस संपत्ति का। तो अब मैं आपको देखिए पढ़कर बताता हूं। पहले तो इसमें यह लिखा है, यंग इंडियन रिसीव्ड डोनेशंस contributions to the tune of 18.12 crore from various persons entities during the period of 2017 and 18 which are not found to be genuine. फिर देखिए, AJL also collected bogus advance rent to the tune of 38.41 crores during the period of 2017 और 18 2017 और 18 के बीच में जो एडवांस रेंट के रूप में 38 करोड़ रुपए AJL ने लिए। The rent received was found to be fake and as no rent agreements existed. On inquiry from concerned entities, it was found out that the money was transferred to AJL on instructions of senior Congress leaders without any actual commercial transaction. जो बड़े कांग्रेस के नेता थे वो लोगों को कहते थे कि इतना पैसा आप ट्रांसफर कर दो और अकाउंट में और हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे जैसे ये भाड़ा आ रहा है, किराया आ रहा है। फिर इसमें लिखा है कि वर्ष 2017 से 18 के बीच उस एक साल में और फिर 2020 से 2021 के बीच एजेएल को विज्ञापन के जरिए 29.45 करोड़ रुपए की कमाई हुई। लगभग 29.5 करोड़ रुपए विज्ञापन के जरिए। इसमें से करीब 16 करोड़ रुपए तो कांग्रेस से ही जुड़े संस्थानों के जरिए आए थे और बाकी करीब 13.5 करोड़ रुपए अन्य संस्थानों से मिले। पैसा देने वाले लोगों से जब ईडी ने पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें विज्ञापन के नाम पर पैसा देने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा था। मतलब उन्हें कोई विज्ञापन से मतलब नहीं, उनसे बस इतना कहा गया कि आप इतना पैसा दे दीजिए और इसमें हम ये बताएंगे कि आपने इतने पैसे का विज्ञापन दिया। तो विज्ञापन के नाम पर, मीडिया के नाम पर, उस मीडिया में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर लोगों से विज्ञापन के रूप में पैसा लिया जा रहा है और वो सारा प्रोटेक्शन मनी कागजों में दिखाया जाता है कि ये विज्ञापन के जरिए पैसा आया है। अब आप सोच लीजिए कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसने मीडिया को कितना बदनाम किया, मीडिया में आने वाले विज्ञापनों को कितना बदनाम किया और मीडिया की एक दुकान खोलकर ये विज्ञापन के जरिए पैसा कमा रहे थे और सब कुछ, वो दुकान भी नकली और वो विज्ञापन भी नकली और किराया का पैसा ले रहे थे, वो किराया भी नकली। ईडी के मुताबिक जब उन्होंने पूछताछ के लिए लोगों को बुलाया, जिन लोगों ने किराए का पैसा दिया, जहां से जिनके अकाउंट से पैसा आ रहा था, जिन्होंने विज्ञापन दिए, उन लोगों को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया।
तो उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने तो अपने कारोबार को बचाने के लिए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर पैसा दिया है जी, कि हमें अपना कारोबार करना था, व्यापार करना था, इन सरकार से कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए थे, मदद चाहिए थी, ये हमें बचाकर रखें, उसके जरिए हमें तो उसके लिए हमने प्रोटेक्शन मनी दिया था। अब उस प्रोटेक्शन मनी को आप विज्ञापन कह लीजिए या किराया कह लीजिए, और जो विज्ञापन दिए गए वो किसी खास बिजनेस के लिए नहीं दिए गए थे, बल्कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को अक्सर उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए विज्ञापन दिए जाते थे, उसके लिए दिए गए, शुभकामनाएं देने के लिए विज्ञापन दिए जाते थे, उसके लिए दिए गए। और वर्ष 2017 और 18 के बीच यंग इंडियन को, इस कंपनी को 18 करोड़ रुपए डोनेशन से मिले, और ईडी का कहना है कि ये डोनेशंस भी फर्जी निकले। अब देखिए, इसमें लिखा है बोगस रेंट ऑफ 38.9 करोड़, लगभग 39 करोड़ का बोगस रेंट। अब देखिए क्या कहते हैं, none of the above person or entity have occupied any space in AJL building till date. Upon being asked to furnish the rent agreement in support of the advance rent paid, they could only provide 1 or 2 letters exchanged between them and AJL which do not contain terms and conditions for lease and license. तो इन लोगों को, सारे किराएदारों को बुलाया ईडी ने पूछताछ के लिए, कहा कि आप ने ये एजेएल की जो बिल्डिंग्स हैं आपने किराए पर ली हैं, आप किराया दे रहे हैं, आपके यहाँ से पैसा आ रहा है, जरा बताइए कि आपने कौन सा मकान किराए पर लिया है, कौन सा फ्लोर किराए पर लिया है। तो फिर ये पता चला कि ये जो लोग थे जो किराया दे रहे थे, उन्होंने सच सच उगल दिया और कहा कि हमने तो कुछ किराए पर लिया ही नहीं है, हम तो ऐसे ही किराए के नाम पर ये पार्टी को, इस कंपनी में फंड दे रहे थे, पैसा दे रहे थे। AJL also claimed to have received revenue of 29.45 crores from advertisement published in its newspapers. अखबारों में विज्ञापन छापने के बदले में लगभग 29.5 करोड़ रुपए कमाए। और फिर इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि इसमें से लगभग 15.5 करोड़ तो ऐसे थे जो कांग्रेस के ही अलग अलग कांग्रेस से संबंधित संस्थाओं ने दिए थे, और लगभग 13.5 करोड़ ऐसे हैं जो दूसरी जगहों से आए हैं। अब जो दूसरी जगहों से विज्ञापन आए हैं, जब उनसे पूछताछ की गई तो फिर वो देखिए क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, दे हैड पेड द अमाउंट ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कांग्रेस लीडर्स एंड सम ऑफ देम इवन डिपोज्ड दैट द मनी वाज पेड टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम द कांग्रेस लीडर्स इन द कोर्स ऑफ देयर रेगुलर बिजनेस। ये बहुत गंभीर बात आज मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं, और ये बात 2017, 2018, 2020, 2021 तक क्या चल रहा था। एक मीडिया के नाम पर कंपनी चल रही है, एक अखबार चलाया जा रहा है, उस अखबार में लोगों से जबरदस्ती विज्ञापन लिए जा रहे हैं, और जब उन लोगों से पूछताछ की गई जिन्होंने विज्ञापन दिए हैं, 13.5 करोड़ रुपए के विज्ञापन, तो वो ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए था, हमें तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बुलाया और हमने ये पैसा प्रोटेक्शन के लिए दिया है, और हमें अपने जो बिजनेस है, हमारा जो व्यापार है, उससे प्रोटेक्शन लेना था, उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने विज्ञापन के रूप में इस कंपनी के अंदर ये पैसा ट्रांसफर किया है। और ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ये कितनी बड़ी बात है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मीडिया को तो इस मुद्दे को और ज्यादा बड़ी तरीके से उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें मीडिया का इस्तेमाल किया गया है, इसमें पत्रकारों का इस्तेमाल किया गया है, इसमें नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार का इस्तेमाल किया गया है और सबको बदनाम किया गया है। अब आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है और इसमें सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी आरोपी क्यों बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल हेराल्ड देश का एक बहुत पुराना अखबार है, जिसे आजादी से पहले वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इस अखबार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL नाम की एक कंपनी चलाया करती थी। वर्ष 2008 में बढ़ते घाटे की वजह से नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद कर दिया गया, और जब अखबार को बंद किया गया तो उस समय AJL पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था, क्योंकि इसे चलाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी पैसा दिया करती थी। यह कर्ज AJL को पार्टी फंड से दिया गया था। 2008 में जब नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद किया गया तो उसके 2 साल बाद 2010 में एक
दूसरी कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया यंग इंडियन लिमिटेड। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38% की हिस्सेदारी है, यानी यंग इंडियन की 76% हिस्सेदारी इन दोनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। 76% की हिस्सेदारी इनकी है, गांधी परिवार की, जबकि 24% की हिस्सेदारी कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के पास थी। एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए बकाया था। कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियन को इस लोन की रिकवरी की जिम्मेदारी दी। तो ये जो नई कंपनी आई, इसने कहा कि हम ये लोन जो दिया है कांग्रेस पार्टी ने, हम इसको रिकवर करेंगे, और उसके बाद इसे 50 लाख रुपए में बेच दिया। इसके बदले में एजेएल की 99% शेयर जो है वो यंग इंडियन को मिल गए, यानी एजेएल को यंग इंडियन नाम की कंपनी को बेच दिया गया और 99% शेयर एजेएल के यंग इंडियन ने खरीद लिए 50 लाख रुपए में। और इस तरह से सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडियन लिमिटेड एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिक बन गई। दिलचस्प बात यह है कि एजेएल के पास करोड़ों की संपत्ति थी और एजेएल चाहती तो इस संपत्ति को बेचकर कांग्रेस पार्टी का यह लोन बड़ी आसानी से चुका सकती थी। सोचिए, जिसके पास 2000 करोड़ की संपत्ति है, वो 90 करोड़ रुपए नहीं चुका सकते। वो अगर अपनी संपत्ति, एक संपत्ति भी बेच देते, एक बिल्डिंग भी बेच देते, तो 90 करोड़ रुपए आ जाते और वो कांग्रेस का जितना कर्जा था वो सारा चुका सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। इसके बाद अगले साल 2015 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने दिल्ली की एक अदालत से इस केस में जमानत ले ली। यानी इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही आरोपी हैं और दोनों ही इस समय जमानत पर हैं। ईडी की एफआईआर से एक और नया खुलासा हुआ। इससे पता चलता है कि एजेएल को खरीदने के लिए राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने 50 लाख रुपए भी खुद नहीं दिए थे और इसके लिए यंग इंडियन ने कोलकाता की एक और कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और इस 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए यंग इंडियन ने कांग्रेस पार्टी को देकर एजेएल को खरीद लिया। और ईडी का दावा है कि ये जो डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये भी एक शेल कंपनी है, नकली कंपनी है। और शेल कंपनी का मतलब ऐसी कंपनियों से होता है जो फर्जी होती हैं, जो असल में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही बनाई जाती हैं। कांग्रेस पार्टी पर कॉरपोरेट जगत के लोगों से दबाव बनाकर पैसा लेने के आरोप पहले भी लग चुके हैं। वर्ष 2022 में आपको याद होगा, येस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर ने ईडी को यह बताया था कि उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा से एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया था और राजीव गांधी की इस पेंटिंग को मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन ने बनाया था। और राणा कपूर का कहना था कि वो ये पेंटिंग नहीं खरीदना चाहते थे, लेकिन उन पर दबाव बनाया गया कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की तरफ से कि गांधी परिवार से बेहतर रिश्ते बनाने के लिए उन्हें ये पेंटिंग खरीद लेनी चाहिए। अगर उन्होंने मुंह मांगे दाम पर ये पेंटिंग खरीद ली गांधी परिवार से, तो उनके संबंध गांधी परिवार से अच्छे हो जाएंगे और ऐसा करने पर उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे, प्रोटेक्शन उनकी की जाएगी। और बाद में राणा कपूर ने इस लालच में ये पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीद भी ली थी। राणा कपूर को यस बैंक के घोटाले में ईडी ने वर्ष 2020 में गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने गांधी परिवार को खुश करने के लिए पेंटिंग भी खरीद ली, लेकिन उसके बाद भी वो जेल जाने से बच नहीं पाए क्योंकि तब सरकार तब तक बदल चुकी थी। और उस समय जो हो रहा था, कभी पेंटिंग के नाम पर वसूली हो रही थी, कभी विज्ञापन के नाम पर वसूली हो रही थी, कभी अखबारों के नाम पर वसूली हो रही थी, कभी मीडिया के नाम पर वसूली हो रही है, कभी नकली किराएदार को रखकर दूसरे लोगों से पैसा किराए के रूप में लिया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए क्या क्या होता था। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई।
और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन मैं नहीं सी जान, आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस विश्लेषण की शुरुआत 2 तस्वीरों से करेंगे। पहली तस्वीर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की है और दूसरी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की है। आज इन दोनों की काफी चर्चा हो रही है। पंडित नेहरू के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि वो वर्ष 1950 में सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना चाहते थे और आज 75 साल बाद कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। यानी कांग्रेस में कुछ नहीं बदला। आज हम ये डिकोड करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पंडित नेहरू के जमाने से आज तक वैसे ही चली आ रही है। गुजरात के वडोदरा में 2 दिसंबर को एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह दावा किया कि पंडित नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। तो पहले आप राजनाथ सिंह का यह बयान सुनिए। बहनों भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, हमने उनका फैक्ट चेक किया तो पता चला कि यह आरोप बिल्कुल सही है। इसका जिक्र एक किताब में भी मिलता है, जिस किताब का नाम है इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल। मणिबेन पटेल सरदार पटेल की बेटी थी और उनकी एक डायरी के आधार पर ही यह किताब लिखी गई और इस किताब में सरदार पटेल के जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां और घटनाओं का जिक्र है। इस किताब के पेज नंबर 24 पर बाबरी मस्जिद और सोमनाथ मंदिर को लेकर पंडित नेहरू और पटेल के बीच बातचीत का एक अंश छपा है। यह बातचीत 20 सितंबर 1950 की है। इस किताब में लिखा है कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया, लेकिन सरदार पटेल ने साफ कहा कि सरकार मस्जिद बनाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। सरदार पटेल ने नेहरू से कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मुद्दा बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था और लगभग 30 लाख रुपए इस ट्रस्ट के लिए जुटाए गए थे। पटेल ने लिखा था कि यह एक ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष जाम साहब हैं और सदस्य मुंशी हैं और इस उद्देश्य के लिए सरकार का पैसा बिल्कुल उपयोग नहीं होगा। और सरदार पटेल के इस तर्क के बाद नेहरू चुप हो गए थे। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक कई आक्रमणकारियों ने बार बार हमला करके नष्ट करने की कोशिश की, इसे तहस नहस कर दिया। एक बार नहीं, बहुत बार। आजादी के बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसका श्रेय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। हालांकि मंदिर के उद्घाटन से पहले ही सरदार पटेल का निधन हो गया था। 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन समारोह था और इसी दिन प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी
इस समारोह में न जाने की सलाह दी थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की बात नहीं मानी और वो इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और उन्होंने मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि तब पंडित नेहरू का तर्क था कि एक खास धर्म के पूजा स्थल पर भारत के राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए, इससे भारत की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उसे ठेस पहुंचेगी। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक विशेष वर्ग के प्रति, एक विशेष धर्म के प्रति तुष्टीकरण अपनाते थे और ये बात आज तक चली आ रही है। तो आज डी कोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डी कोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।